Students of class 10th, I am Sunil sir going to teach you the Political Science Chapter 2, Federalism Sangwad. First of all, I want to clear here, there are two type of governments. First a federal government and second unitary government. संघीय सरकार और दूसरा एकात्मक सरकार। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे ए फेडरल सिस्टम का। तो भाई ये फेडरल सिस्टम है क्या? ये फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द स्टेट्स। इट मीन्स एक सरकार केंद्र में होती है जो कि पूरे देश में होती है, और दूसरा स्टेट्स में जिसको प्रोविंस कहते हैं, ये प्रांत में। ये टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। दोनों गवर्नमेंट फ्री होती है अपने क्षेत्र में काम करने का। हियर वी क्लियर वांट टू क्लियर हियर टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ए नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। हमारे भी इंडिया में भी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। इस तरह से अमेरिका में भी है। अमेरिका में आज 50 स्टेट्स हैं, एक सेंट्रल यूनिट्स है। डिफरेंट कंट्री में इस प्रकार का बंटवारा है। तो हम लोग स्टडी करेंगे फेडरल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, both of enjoy their powers without interference each others. The various constituent units and the central authority run their administration independently. यह सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करती हैं एंड डू नॉट इंटरफेयर अननेसेसरी इन द अफेयर्स ऑफ द अनदर्स। दूसरे के काम को यह कभी हस्तक्षेप नहीं करते बिना किसी विशेष कारण के। अब हम लोग दूसरा यहाँ स्टडी करेंगे ए इंटेरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार क्या है। ये एकात्मक सरकार है भाई के अंडर द इंटेरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन डेवलप गवर्नमेंट। ये इंटेरी सिस्टम में एक ही सरकार पूरे देश के लिए होती है, कोई कैंटन स्टेट्स नहीं होता हो, और पूरे देश की ना एक ही सरकार सेंटर से वो बिल्कुल गाइड होती है। और द सब यूनिट्स ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या अगर कोई भी स्टेट सरकार होती है तो वह सेंटर सरकार के अधीन ही आदेशानुसार वह अपना काम करती, किसी प्रकार के उसको विशेष पावर नहीं होता है। इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल ऑर्डर। ये इंटेरी गवर्नमेंट्स में सेंट्रल सरकार स्टेट्स के लिए भी नियम पास करते। इट मीन्स पूरी व्यवस्था वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज होती है। बट हियर वी स्टडी अबाउट द सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। In a federal system, the central government cannot order the state government do something. जब संघीय सरकार होती है फेडरल गवर्नमेंट में, तो ये कार्यों का बंटवारा अलग हो जाता है, और सेंट्रल सरकार स्टेट के सरकार को किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती हो, वह क्यों सजेस्ट कर सकती हो। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट वर्क ऑफ द सेंट्रल सरकार। जो स्टेट सरकार होती है, प्रांत में होती है, वह अपने कामों के लिए सेंट्रल सरकार के प्रति उद्धत नहीं होती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर वर्क टू द पीपुल्स, नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल क्लियर है। ये अलग अलग सरकार होती है, दोनों काम से अपनी करती है, और दोनों का कामकाज का ये बंटवारा होता है। तो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे कि भाई ये फेडरल सिस्टम का क्या विशेषता, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। एंड हियर फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू क्लियर हियर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट powers is divided between a central authority and its various constituent unit। ये इस फेडरल सिस्टम में कार्य का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में यह बिल्कुल बांट दी जाती है। सेंट्रल और स्टेट्स में जैसे प्रोविंस कहा सकता हो, सुन लीजिए। एंड सेकेंड पॉइंट, सेम सिटीजन सेम सेपरेट जुरिडिक्शंस। यह नागरिकता जो होती है यह एक ही सबके होती है, अलग नहीं होती है। जो भी नागरिकता सेंट्रल सरकार की होती है वो भी ना स्टेट की होती है। इट मीन्स डिफरेंट आर ऑफ द गवर्नमेंट सम सिटीजनशिप, बट ईच हैज इट्स ओन जुरिडिक्शंस। अपने कार्य क्षेत्र अलग लगेगा, लेकिन दोनों की नागरिकता न एक ही होती है। एंड थर्ड पॉइंट यूर सुपरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ हैव टू रन अंडर द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों सरकारें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बातें लिखी गई या ना उसके द्वारा नियंत्रित होती है। दोनों सरकार के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर तो लिखा होगा कि किसका क्या पदाधिकार होगा। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेफ गार्ड ऑफ बोथ। ये संविधान जब बनता है तो वह दोनों सरकार के लिए वह एक सुरक्षा प्रदान करता है, दोनों के अधिकारों के बीच में किसी प्रकार का डिफरेंसेस न हो। एंड फोर्थ पॉइंट हियर,
Rigid constitution, change amendment in the constitution required the consent of the level of the governments. अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो यह दोनों सरकार बैठकर आपस में बात करती है और दोनों के सम्मति से ही संविधान में कोई भी ना परिवर्तन होता है या कोई अमेंडमेंट होता है. And 5 points here, supreme authority of the courts. Any disputes between both courts have to power to interrupt the constitution. अगर ये सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार के बीच में किसी प्रकार का विभेद होता है अधिकार काजों में, तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जज करता है. इट मीन सुप्रीम कोर्ट इज द गॉड फादर ऑफ द बोथ गवर्नमेंट्स. किसी प्रकार का इंटरफेरेंस हो, इंक्रोचमेंट ऑफ पावर हो, तो उसमें यह सुप्रीम कोर्ट ही उसको ना जज करती है. एंड 6 पॉइंट्स हियर, ड्यूल ऑब्जेक्ट्स, एक ही उद्देश्य. बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव ए सेफ गार्ड ऑफ प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. दोनों सरकार जो होती है सेंटर स्टेट में, उसका उद्देश्य क्या होता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल्स. देश की एकता, अखंडता, उसके कल्चर को, हेरिटेज को डेवलप करना, लोगों का जन कल्याण करना. सरकारें बढ़ जाती है. जिस प्रकार एक फैमिली में, एक ज्वाइंट फैमिली ना अलग अलग बंटवारा हो जाता है भाइयों के बीच में, अपना कार्यक्षेत्र अलग है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अपने परिवार को, मेंबर को, उसके कल्याण के काम करना और घर की एकता को बनाए रखना. उस प्रकार से यह डिफरेंट कंट्री में जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है वहाँ चलती है. लेकिन अब हम लोग ना आगे स्टडी करेंगे कि यह इंडिया में क्या स्थिति है. इट मीन्स नेक्स्ट टाइम ना वी विल स्टडी व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. बच्चों थैंक यू. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी. थैंक यू.